बच्चों टॉपिक चल रहा है हमारा एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एस, और हम इसमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, बीपीआर के बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्ट नोटिंग आपके लिए डेवलप कर रखी है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं। उन पॉइंट्स को आप पॉइंट्स के थ्रू आप डायरेक्टली एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर कर पाने की पोजीशन में होंगे। ये नोटिंग आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा, आज ही आपको मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएमएसएम में स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट का ये कहीं ना कहीं चैप्टर है एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एस, चैप्टर एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एस और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता क्या है। मैं अभी वर्ड बाय वर्ड नहीं जाऊंगा, मैं कुछ जनरल सी आपसे बात करूंगा। जैसे कि नाम हमारे सामने आया, बिजनेस हम सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कुछ नया करना होता है बिजनेस में, हमने बिजी रहना होता है, कोई ना कोई प्रोसेस में लगे रहते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, प्रोसेस चलता, आउटपुट के तौर पर हमें रेवेन्यूज मिलते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को डिस्कस करना है। बिजनेस के बारे में हम सभी जानते हैं कि अपने आप को बिजी रखना, किसी काम में व्यस्त रहना, वो एक बिजनेस की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन प्रोसेस और री इंजीनियरिंग की बात करें, री इंजीनियरिंग का मतलब होता है दोबारा से क्रिएट कर देना, बेहतर बना देना, कुछ इंप्रूवमेंट लेकर के आ जाना क्वालिटी में, चाहे वो आउटपुट में या किसी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करूं तो एक नए सिरे से कुछ चेंज कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बड़े सारे प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बड़े सारे बीपीआर लगा सकते हैं, बड़े सारे हमारे तौर तरीके हो सकते हैं। यस या नो? जैसे कई बार हम बात करते हैं, कई बार अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनमें आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलता। अगर प्रॉपर आउटपुट लेना है तो फिर हमको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पर पॉपकॉर्न आपने काफी सारे खाए होंगे, तो आज मैं आपको पॉपकॉर्न बनाने का तरीका बता रहा हूं। पॉपकॉर्न बनाने का तरीका यह हो सकता है कि हमने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में कुछ हमने पॉपकॉर्न वगैरह डाले, तो और उनको धीरे धीरे गर्म करते रहे, टेम्परेचर देते रहे, वो उस दौरान वो पॉपकॉर्न बनना चालू हो जाएंगे, फटना चालू हो जाएंगे और कई बार उछलना भी चालू हो जाएंगे, वो डांस करना चालू कर देंगे। अब कढ़ाई में से जब वो पॉपकॉर्न डांस कर रहे होंगे तो डांस करते करते कुछ पॉपकॉर्न ना डीजे फ्लोर से बाहर चले जाएंगे, मतलब कढ़ाई से बाहर चले जाएंगे, और जो कढ़ाई से बाहर गए वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया आपका। अब उन्हें थोड़ी ना कंज्यूम करोगे, कढ़ाई से बाहर जाने के बाद जो जमीन में गिरेंगे, पैरों में गिरेंगे, उन्हें थोड़ी ना कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारा एक लॉस हो गया। हमने एक काम किया, पॉपकॉर्न बनाने का प्रोसेस ये था कि हमने उसमें जो दाने डाले, कुछ मक्के के दाने के बनते हैं, वो दाने डाले और उसको गर्म करते रहे और वो उछलते रहे इधर उधर, काफी लॉस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि उन्हीं सारे पॉपकॉर्न को दूसरा एक तरीका भी है कि हमने इस बार ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, प्रोसेस में चेंज किया और उन सारे के सारे दानों को कुकर के अंदर बंद कर दिया और कुकर को हीट दिया। कुकर समझते हो ना, जिसमें दाल वगैरह बनती है, तो ऊपर से ढक्कन लग गया उसका, या किसी अनोदर ऐसे बर्तन में रखा जिसका ढक्कन लगा दिया गया ऊपर से, तो अब वो डांस करेंगे, उछलेंगे, लेकिन उस बर्तन के अंदर ही रहेंगे, हमको लॉस नहीं होगा। प्रोसेस चेंज किया, लॉस हमारा कम हो गया, दैट मीन्स हमारे पॉपकॉर्न इधर उधर नहीं जा रहे। सेम वे जब कोई हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कई बार वो बिजनेस एक्टिविटी एफिशिएंट नहीं होती, उनमें कुछ कमियां होती हैं। अगर उन्हीं सारी कमियों को हम दूर कर दें, उन्हीं सारी कमियों को हम एकदम से हटा दें, तो हमारा बिजनेस प्रोसेस बेहतर हो जाते हैं, कॉस्ट हमारी कम हो सकती है, क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो सकती है, आउटपुट हमारे बढ़ सकते हैं। यस या नो? तो ये जो आउटपुट, ये जो बिजनेस प्रोसेस है वो वेरियस तरीके से बेहतर बनाए जा सकते हैं। अब मैं बीपीआर की बात करूंगा। इट इज एंडेवर टू फैब्रिकेट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर बिजनेस के प्रोसेसेस को चेंज कर देना या फैब्रिकेट कर देना, बेहतर बना देना ही कहीं ना कहीं बीपीआर का पार्ट होता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। इट इज एन एक्ट ऑफ रेकरिंग अ कोर बिजनेस प्रोसेस। दैट मीन्स जब हम बात करेंगे बीपीआर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम रिक्रिएटिंग कर देते हैं, बेहतर बना देते हैं। क्या को किस एस्पेक्ट को बेहतर बनाते हैं? अपने कोर बिजनेस प्रोसेस को बेहतर बना देते हैं।
इट इज एन एक्ट ऑफ रिक्रिएटिंग अ कोर बिजनेस प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मेरे बिजनेस में मेरे को बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं बड़े एफर्ट्स लगाता हूं, लेकिन फिर भी वो समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं। और वो समस्या क्या है कि जैसे हम बच्चों को नोट्स वगैरह सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल बच्चे को मेरे को हर एक इंडिविजुअल बच्चे को भेजने पड़ते थे। हर एक इंडिविजुअल बच्चा मेरे को स्टार्टिंग में ही क्लासेस के लिंक मेरे को इंडिविजुअल बच्चों को भेजने पड़ते थे। अब मैंने उसमें थोड़ा सा अपने प्रोसेस में बीपीआर किया। बीपीआर का मतलब बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर किया, और बोला कि मैं स्टार्टिंग में ही एडमिशन के टाइम पर आपको एक फोल्डर का लिंक दे दूंगा। उसमें जब भी लेक्चर आपके अपलोड होंगे तो आपको बार बार मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मास्टर फोल्डर में अपलोड करूंगा और वो ऑटोमेटिकली आप सबके फोल्डर में अपलोड हो जाएंगे। मतलब किसी भी इंडिविजुअल बच्चे को मेरे से ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को इंडिविजुअली लेक्चर भेज दो। तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया। जो डेली बेसिस पे बच्चे मेरे को कॉल करके बोलते थे कि सर मेरे को लेक्चर भेजो, लेक्चर भेजो, लेक्चर भेजो, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। हमारा कोर बिजनेस है टीचिंग का, और टीचिंग बिजनेस में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आना चाहिए। डे बाय डे हमारे प्रोसेस बेहतर होने चाहिए, जिससे कि मिनिमम एफर्ट्स पर मैक्सिमम रिजल्ट मिले। मैं सारे दिन बिजी रहूं, उसके बावजूद भी हो सकता है कि बच्चे मेरे से सेटिस्फाइड ना हो, बच्चे मेरे से खुश ना हो सकता है उनको ऐसे लगे कि सर्विसेज में डेफिशिएंसी हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर दूंगा तो मे बी पॉसिबल सारे बच्चे भी खुश रहेंगे, किसी को कोई समस्या भी नहीं रहेगी, और सबके कहीं ना कहीं टाइम पर समाधान भी मिलते रहेंगे। तो जब हम बात करेंगे बीपीआर की, तो यहां पर हम रिक्रिएट कर देते हैं, बेहतर बना देते हैं अपने कोर बिजनेस प्रोसेस को, जो हमारा मेन प्रोसेस होता है, विद द गोल्स ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्ट। गोल क्या होता है बच्चों हमारा, कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए, आउटपुट बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, और कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। बीपीआर की मैं आपसे बात कर रहा था। बीपीआर क्यों किया जाता है, बिजनेस प्रोसेस बेहतर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कहीं ना बिजनेस प्रोसेस में करते क्या है, बिजनेस प्रोसेस में बेसिकली हम रिक्रिएट करते हैं। और किसको रिक्रिएट करते हैं? अपने कोर बिजनेस प्रोसेस को रिक्रिएट करते हैं। आगे इन्होंने बोला इट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। एक बीपीआर को अगर हम बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कर क्या रहे हैं हम? अपने बिजनेस के प्रोसेस को ही तो रीडिजाइन कर रहे हैं। अपने बिजनेस के प्रोसेस को ही तो एक बेहतर तरीके से, नए तरीके से हम कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब बीपीआर की अगर मैं बात करूं, जब बीपीआर की अगर हम बात करूं, तो बीपीआर में हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। बीपीआर में कहीं ना कहीं अपने कोर बिजनेस प्रोसेस को ही बेसिकली रीडिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे हम एक बेहतर बीपीआर कर रहे होते हैं, कैसे हम एक बीपीआर के थ्रू, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के थ्रू कहीं ना कहीं अपने क्वालिटीज को, अपने आउटपुट को इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो हमने बात की जब हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जब हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो यहां पर इंप्रूवमेंट होगा। और इंप्रूवमेंट किन किन एस्पेक्ट में होगा? इंप्रूवमेंट या प्रोडक्ट में भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें या प्रोसेस में भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें क्वालिटी या कॉस्ट को रिडक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। आगे इन्होंने बोला इट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। इसे रीडिजाइन के तौर पर बोलते हैं, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक बदलाव आ जाना, एक नया एस्पेक्ट जनरेट हो जाना। जब हम पुराने बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ नए इंप्रूवमेंट के साथ कुछ नया बिजनेस स्ट्रक्चर या नया बिजनेस प्रोसेस लगाएंगे, तो इट कैन बी सेड दैट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही साथ इसे बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट एटसेट्रा के तौर पर बोला जा सकता है। तो इट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बीपीआर इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। और बीपीआर के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एलिमिनेट कर देता है रिडेंडेंसीज। एक काम मल्टीपल टाइम्स होना। थोड़ा सा इमेजिन करो बच्चों में, आप में से हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बार बार लेक्चर भेजूं, या फिर एक जगह ही कहीं ना कहीं अपडेट करूं और सारे बच्चों के
ड्राइव में अपडेट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इन्होंने बोला कि यहां पर हम जो रिडेंडेंसी होती है उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे एंटरप्राइज कॉस्ट को, एलिमिनेट कर देंगे एंटरप्राइज कॉस्ट को, एलिमिनेट कर देंगे रिडेंडेंसीज को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि बार बार डुप्लीकेसी नहीं होगी और एंटरप्राइजेस की कॉस्ट भी कम से कम होगी। इट इज अ प्रोसेस इनोवेशन, ये एक प्रोसेस इनोवेशन के तौर पर भी जाना जा सकता है, क्योंकि हम यहां पर प्रोसेस को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मे भी पॉसिबल वो बेहतर बनाने का प्रयास फेल भी हो सकता है। जैसे कई बार इनोवेशन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नया मिक्स किया, जैसे घर पर ज्यादातर खाने में नए नए इनोवेशन करते हैं। जैसे चाय बनाई, इलायची वाली चाय बनाई, मजा आ गया, काली मिर्च डाल दिए तो और मजा आ गया, और उसमें हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया तो वो चाय का कुछ और ही बन गया। तो कई बार इनोवेशन आपका फेल हो भी सकता है। तो इन्होंने बोला जब हम नए बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो उस दौरान हमारा इनोवेशन वो फेल भी हो सकता है। इन्होंने बोला इट इज अ प्रोसेस इनोवेशन बिकॉज इट अटेम्प्ट टू रिक्रिएट प्रोसेसेस। और इनोवेशन हम इसलिए बोल के चल रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उनको एक तरीके से रिक्रिएट कर रहा है। ओरिजिन ऑफ बीपीआर की बात करें, एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर में क्या कवर होगा, ये इंपोर्टेंट रहेगा। बीपीआर क्या है, एक नए सिरे से कहीं ना कहीं आपके मेन प्रोसेस को इंप्रूव कर देता है और वहां पर आपकी कॉस्ट को कम कर देता है, क्वालिटी को बेहतर बना देता है, आउटपुट को बेहतर बना देता है। ओरिजिन ऑफ बीपीआर की बात करें तो बीपीआर बिकम पॉपुलर इन 1990s। एन आर्टिकल जो पब्लिश हुआ, री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट। दैट मीन्स हम बात करेंगे री इंजीनियरिंग वर्क होता है कहीं ना कहीं वो ऑटोमेट एक तरीके से नहीं करना, बल्कि अगर री इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वहां पर कुछ कट, वहां पर ऑब्लिटरेट का मतलब है कि वहां पर कट हो जाएगा कुछ ना कुछ उस वर्क में, आपके कुछ जो वर्क है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो रिडेंडेंसीज है वो खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज के तौर पर ये पब्लिश हुआ, माइकल हमर ने ये पब्लिश किया। तो ये री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट जो एस्पेक्ट, यानी कि ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो बेसिकली किसका था, माइकल हमर का। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, यह एग्जामिनेशन में ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा बनेगा बूस्ट इफेक्टिवनेस। जब जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये इफेक्टिवनेस को बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है। प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, बीपीआर होने के बाद हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर हो जाते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का स्पीड या एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाता है। कॉस्ट सेविंग इन लॉन्ग रन, और कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में कॉस्ट कटिंग का भी काम करता है। मोर मीनिंगफुल वर्क और मोर अडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द फ्यूचर चेंज, क्योंकि बेहतर एस्पेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं तो वो ज्यादा अडॉप्टेबल होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, फ्यूचर में उसे जल्दी से चेंज किया जा सकता है और न्यू बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का एक रीजन बनता है। दैट मीन्स जब हम बात करेंगे तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, क्वालिटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर देता है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ मोर अडॉप्टेबल होता है। दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर। बीपीआर क्यों कर रहे हैं, इनमें से कोई एक रीजन आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर और नॉट। अगले मुद्दे की बात करेंगे बच्चों, अगले मुद्दे की बात करेंगे टोपोलॉजी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा बच्चों टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अगर हम बात करेंगे टोपोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट, पॉइंट नंबर 4। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बाद अगला एस्पेक्ट रहेगा टोपोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट। जब जब हम बीपीआर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें इसे किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, किन किन कैटेगरी में इन्हें बांटा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसके बीपीआर के जो प्रोसेस रहेंगे इन्हें कोर प्रोसेस के तौर पर डिवाइड किया जा सकता है। कोर प्रोसेस की बात करेंगे तो ये मेन प्रोसेस होता है। दैट मीन्स अगर हम
एजुकेशन इंडस्ट्री में बात करें तो हमारा जो कोर प्रोसेस होगा वर्क करने का, जो मेन एस्पेक्ट होगा बिजनेस का, वो होगा बच्चों को टीच करना। साथ ही साथ में हम बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी देने लगे तो वो हमारा कोर प्रोसेस नहीं है, वो हमारा कोर प्रोसेस नहीं है, वो हमारे अदर प्रोसेस या सपोर्टिव या एंसिलरी प्रोसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे, जब जब किसी बिजनेस प्रोसेस की बात की जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। दीज आर नोन एज सपोर्ट प्रोसेस। तो कोर प्रोसेस आर द सेंट्रल टू द बिजनेस फंक्शनिंग, ये मेन फंक्शन होता है, रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन और रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल कस्टमर। और कहीं ना कहीं हमारे कोर प्रोसेस से ही हमारा एक्सटर्नल कस्टमर हमसे जुड़ा होता है। सपोर्ट प्रोसेस की बात करें तो बैक ऑफिस प्रोसेसेस जो हमारे मेन प्रोसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दीज रीइंफोर्स द कोर प्रोसेस, और ये हमारे कोर प्रोसेस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे मेन प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। मान के चलो टीचिंग प्रोसेस में बच्चों को कोई भी समस्या आती है, अगर इसके लिए एक बैक ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर एक कस्टमर केयर एस्टेब्लिश्ड है, वो बच्चों की समस्या को सुनने के लिए अगर ऐसा कुछ हमने डेवलप कर रखा है, तो उस दौरान दैट मीन्स हमारे बिजनेस की जो वर्किंग होगी वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टीचर एब्सोल्युटली फ्री हो जाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होगा उनके मेन प्रोसेस पर, कोर प्रोसेस पर। तो सपोर्ट प्रोसेस एक रीइंफोर्स कर देते हैं कोर प्रोसेस को। एग्जांपल के तौर पर आईटी, फाइनेंशियल सिस्टम, एचआर सिस्टम, ये सपोर्ट प्रोसेस का काम करते हैं। बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस, प्रोसेस विच एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द सप्लायर एंड कस्टमर। यानी कि बिजनेस के ऐसे प्रोसेस जो बिजनेस को उसकी बाउंड्री से बियॉन्ड लेकर के चले जाते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस। मान के चलो ऑनलाइन मोड में हम बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू जुड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जुड़ रहे हैं, दीज आर नोन एज बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस। हमने एक ऐसा वेबसाइट बनवाया, ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां बच्चा जाता है और वहां से सीधा का सीधा अपनी क्लासेस वगैरह को परचेज कर लेता है, उधर ही पेमेंट कर देता है, उधर ही उनको एक्सेस मिल जाता है। तो कस्टमर से हम जुड़ रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस का पार्ट बनेगा और उसे भी हम बेहतर बना सकते हैं। अगला मुद्दा रहेगा मैनेजमेंट प्रोसेस। तो प्रोसेस थ्रू विच फॉर्म प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल द रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फर्म अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और रिसोर्सेज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रखते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट या फिर डायरेक्टिंग या सेटिंग एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। मैंने आपके सामने मुद्दा रखा बच्चों टोपोलॉजी, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीपीआर। तो बीपीआर कैन बी क्लासिफाई इन कोर प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस और साथ ही साथ में बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। इनका कहना है बीपीआर करना चाहते हो, बेहतर बीपीआर बनाना चाहते हो, बेहतर बीपीआर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो क्या क्या पॉइंट कवर अप होने चाहिए, उसमें किन किन मुद्दों को कंसीडर करके चलोगे। इन्होंने कहा अच्छे बीपीआर के लिए एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पॉइंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर विच इज कंसीडर इन केस ऑफ सक्सेसफुल बीपीआर, that means successful implementation of BPR। तो in that particular case उन्होंने बोला कि factor for success implementation of BPR change in management। आपको मैनेजमेंट में चेंज करना होगा। मे बी पॉसिबल जो आपका मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उस दौरान उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, ये आपको चेक करना पड़ेगा, जो आपके मैनेजमेंट में पर्सन है क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने लायक है भी या नहीं। अगर उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, नॉलेज नहीं है उस लेवल का जिससे कि वो आपकी एक्टिविटीज को संभाल पाए, तो उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर के लिए आपको चेंज इन मैनेजमेंट लाना पड़ेगा, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर बनाने पड़ेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर बनाने पड़ेंगे, बीपीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आईटी सब स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस हमारे एफिशिएंट नहीं हो पाते, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उधर सहारा लेना ही पड़ेगा। रीजन फॉर फेलियर ऑफ बीपीआर, बीपीआर कई बार फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं दे पाते, तो उन्होंने बोला एम्प्लॉय रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंजेस।
हमारे एम्प्लॉय रेडी नहीं होते, वो चेंजेस के लिए तैयार नहीं होते, तो एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, नया कुछ मत करो। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाते तो बीपीआर के फेल होने की संभावना रहती है। और पर्सनल टर्नओवर ड्यूरिंग ट्रांजिशंस, इनका कहना है कि हम पुराने प्रोसेस से जैसे ही नए प्रोसेस पर आ रहे थे, एक नया प्रोसेस कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे थे, इतने में हमारा पर्सनल जो हमारा स्टाफ है वो छोड़ के अगर चला जाता है तो पर्सनल्स के टर्नओवर से भी बीपीआर पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करूं, स्टेप फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप लेके चलने पड़ते हैं। इन्होंने बोला अ वेल कंडक्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेप्स, और इसमें स्टेप्स की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 1 रहेगा डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क फॉर द चूजिंग बीपीआर एंड कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉय। इन्होंने बोला कि आपको बीपीआर के लिए पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव आप लेकर के चल रहे हो, क्या अचीव करना चाहते हो। फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा फॉर चूजिंग बीपीआर, बीपीआर में कौन कौन सी एक्टिविटीज को, कौन कौन से प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करना चाहते हो, और साथ ही साथ इस बात को एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करो, आपका कस्टमर चाहता क्या है इन डिजाइनिंग द बीपीआर। नई बीपीआर जनरेट बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कस्टमर की नीड में ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है जिनकी कस्टमर को नीड बनी रहती है, और हम ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है जहां पर हमारा फेलियर देखने को मिलता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करने में। तो उन सारे मुद्दों को कंसीडर करोगे जब भी आप बीपीआर डिजाइन करोगे। स्टेप नंबर 3, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड मेक शॉर्ट एनालिसिस। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करो कि पहले क्या चल रहा था, और शॉर्ट एनालिसिस करो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने और क्या थ्रेट है। उन सारे मुद्दों को देखते हुए बच्चों आपने कहीं ना कहीं शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपसे बेहतर आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को कोई नहीं समझ सकता। तो आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये इंटरनल लेवल पर होते हैं, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको एक्सटर्नली मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भगवान की देन होगी, थ्रेट मिलेगी तो भी भगवान का गुस्सा होगा आपके प्रति कि ये ले बस तुमको अब हम प्रॉफिट नहीं होने देंगे। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप स्ट्रेंथ बना सकते हो और अपनी वीकनेस को आप ही खुद रिमूव कर सकते हो। साथ ही साथ हमने बोला इन चारों पॉइंट्स को आपने कवर करके चलना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर की नीड, और स्टडी करना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस को, और फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन बिजनेस प्लान। और आपने एक बिजनेस प्लान को रीडिजाइन करना पड़ेगा आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रिवेलिंग बिजनेस प्रोसेस। इन्होंने बोला कि जो नई डिजाइनिंग होगी, रीडिजाइन होगा, जो री प्रोसेस बनेगा वो आपके बिजनेस प्रोसेस को, सारे के सारे प्रिवेलिंग बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद ही आप ऐसा फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 में, इंप्लीमेंट द रीडिजाइन। जो आपने नया डिजाइन किया है उसे इंप्लीमेंट करो एंड मेक श्योर न्यू प्रोसेस इज ऑपरेशनल एंड अडॉप्टेड बाय द टीम। और ये कहीं ना कहीं आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो जो न्यू प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो आपकी न्यू प्रोसेस को आपकी टीम के थ्रू अडॉप्ट कर लिया गया है और वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 8 में मैं बात करूंगा बेंचमार्किंग। यहां तक बताइए, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो। सारे बच्चे जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो, और किसी को कोई समस्या हो तो वो समस्या बताइए। जल्दी जल्दी से बच्चों यहां पर आप ऑल क्लियर टाइप करो, और किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपसे बात करूंगा बेंचमार्किंग की। फिर मैं चलूंगा अगले मुद्दे पर और से बात करूंगा बेंचमार्किंग के बारे में। जल्दी जल्दी से बच्चों मेरे को टाइप करिए, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे मेरे को टाइप किए। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बच्चे कह रहे हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अगले मुद्दे की हम बात करते हैं बेंचमार्किंग। नेक्स्ट एस्पेक्ट की मैं बात करता हूं बेंचमार्किंग। नेक्स्ट एस्पेक्ट की हम बच्चों बात करते हैं बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग की बात करूंगा। इट इज अ फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस। इट इज फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस। इट इज अ strategy tool for the comparison,
जब जब बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं बेंचमार्किंग के दौरान क्या करना पड़ता है ये पहले जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि कैसा पढ़ते हो, कैसे आंसर करते हो। आपसे पहले वाला जो बैच था उनसे पूछने से पहले ही वो आंसर कर दिया करते थे, और आप तो आंसर करने में इतना टाइम लगाते हो। इसका मतलब जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो आपके लिए एक बेंच मार्किंग स्टेब्लिश कर रहा हूं कि इतना तो सब हो ही चुका है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी गेस्ट के यहां पर गए और आपने उधर खाना खा रहे थे, आपने 2 चपाती खाने के बाद बोला कि अब नहीं, बस अब आगे हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो कई बार उधर भी बेंच मार्किंग हो जाती है। और वहां बेंच मार्किंग कैसे होती है, अरे बस 2 ही, हमारे बच्चे को देखो वो तो 10-12 उठा ऐसे ही खींच जाता है, 10-12 से पहले तो उठते ही नहीं है। तो वो बेंच मार्किंग हो गई कि देखो जनरली बच्चा 10-12 रोटियां तो खींच ही लेता है, यस या नो। तो दैट विल बी द बेंच मार्किंग प्रोसेस। जब जब हम बेंच मार्किंग की बात करते हैं तो आपके लिए एक टारगेट सेट कर देते हैं कि ऐसा कुछ तो अचीव हो जाना चाहिए इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में। तो इट इज फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रैक्टिस। बेहतर बिजनेस प्रैक्टिस फाइंड आउट करो और देन आफ्टर उसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो। जो बेहतर बिजनेस प्रैक्टिस होगी वही आपके लिए बेंचमार्किंग है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पहले वाले बैच के बच्चे 10-10 घंटे लगातार पढ़ते थे। मतलब एक महीने बच्चों के बेहतर, और उसके बाद 1 घंटे घर जाकर के डेली सारा का सारा रिवाइज किया करते थे। आपको जैसे ही मैंने ये बोला, और संडे को तो सारा रिवीजन कर लिया करते थे, आपको जैसे ही मैंने बोला आपके लिए एक बेंच मार्किंग, आपके लिए कुछ फैक्ट फाइंड करके आपके सामने रख दिए और आपके लिए एक बेंच मार्किंग स्टेब्लिश कर दी कि देखो अच्छा सीएस बनने के लिए, 1 टाइम में क्वालिफाई करने के लिए ये सारी प्रैक्टिस तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको डेली का डेली रिवीजन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ वीकली रिवीजन आपको करना पड़ेगा सारे सिलेबस का। और जो जो पढ़ाते जा रहे हैं बस वो पढ़ते जाइए और आप जल्दी से आप सीएस को क्लियर कर सकते हैं। एक अटेम्प्ट में सीएस को क्लियर कर सकते हैं, फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो बेंचमार्किंग की बात करें, इट इज फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट करो। मैंने एजुकेशन के सेक्टर में बोला, यहां हम बात करेंगे बिजनेस प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट करो कि कितना बेहतर काम हो सकता था, पहले कौन कितना बेहतर करता था, दूसरे बिजनेस में किस तरीके से काम होता है, और उनको अडॉप्ट करो। इट इज ए स्ट्रेटेजी टूल फॉर कंपैरिजन। यहां पर एक इस टूल के थ्रू हम वेरियस कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के काम आता है ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट विद अदर्स। दैट मीन्स दूसरे कैसा परफॉर्म करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, कितनी स्पीड से बनाते हैं, कितनी रिसोर्स को यूटिलाइज करके बनाते हैं, उन सारे मुद्दों में जो कंपैरिजन करने का काम होता है वो बेंचमार्किंग के थ्रू होता है। बेंचमार्किंग के दौरान हम दूसरों के वर्किंग को नोटिस करते हैं और उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रख करके आपसे भी उम्मीद करते हैं कि वर्किंग कुछ इसी स्टाइल में होना चाहिए। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स को उठा करके उसकी कॉपी भी की जाएगी तो एक तरीके से वो बेंचमार्किंग की कैटेगरी में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की बात करेंगे तो पहली बेंचमार्किंग रहेगा स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग कहां यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू कम्पीट इन द मार्केट। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट का ही मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, कंपटीशन के लिए कुछ बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू कम्पीट इन द मार्केट। हियर कंपनी आइडेंटिफाई द विनिंग स्ट्रेटेजी, और कंपनी यहां पर वो स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करती है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाए। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की बात करेंगे तो इट डिटरमाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट। ये डिटरमाइन करता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है एंड सर्विस आर व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। इन्होंने बोला कि जब हम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारी एंटिटी का प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है या हमारी सर्विसेज कितनी बेहतर है जब हम अपने कंपटीशन से या अपने कॉम्पिटिटर से उनको कंपेयर करें। तो दीज आर द परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं। प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग की अगर हम बात करें या प्रोसेस बेंचमार्किंग की बात करें तो जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो वर्क होते हैं, वो बेहतर होने चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स। तो हम वहां पर अदर एक्टिविटीज को नोटिस करेंगे और उनके कंपैरिजन में देखेंगे हमारी प्रोसेस बेहतर कर रहे हैं या फिर नहीं।
It required to look at the other companies that engage in the similar activities and to identify the best practices that can be applied to your own process in order to improve them. इन्होंने बोला कि अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारी जैसी एक्टिविटीज में कौन कौन सी कंपनीज रहते हैं और उनके प्रोसेस का तरीका क्या है, कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है और किस तरीके का प्रोडक्ट क्वालिटी जो डेवलप होता है। उन सारे एस्पेक्ट को देखो और उनसे बेहतर करने का प्रयास करो। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस बेंचमार्किंग। अगले मुद्दे की बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अप्रोच हमारे इंटरनल बेंचमार्किंग हो सकती है या फिर हमारी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हो सकती है। जब हम इंटरनल बेंचमार्किंग की बात करते हैं, यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ये ज्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप से कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल ब्रांचेस, एक ब्रांच को उठा के दूसरी से कंपेयर कर लो, उधर ही आपका बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। एक प्रोसेस को उठा के दूसरे प्रोसेस से कंपेयर कर लो, उधर ही डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इंटरनल बेंचमार्किंग काम नहीं करने वाली। तो इंटरनल बेंचमार्किंग, पान की दुकान है, बस पानी बनाना होता है, वो किससे क्या कंपेयर करेगा, वो तो किसी दूसरे पान की दुकान से कंपेयर करेगा ना अपने आप को। तो मेन बात समझने का प्रयास करो, इंटरनल बेंचमार्किंग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पान की दुकान कभी बड़ी नहीं हो सकती, वो में भी पॉसिबल बड़ी हो सकती है, बट एग्जांपल दे रहा हूं, एज यूजुअली छोटी शॉप होती है तो उसमें क्या कंपैरिजन किया जाएगा। तो लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वह इंटरनल बेंचमार्किंग पॉसिबल है। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक प्रोसेस का, एक लोकेशन का, एक सर्विस का दूसरी सर्विस से वहां पर कंपैरिजन पॉसिबल है, विद इन और आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। ये आपके जो प्रोडक्ट, प्रोसेस, लोकेशन, यूनिट आपकी इंडिया में और इंडिया से बाहर भी हो सकती है, नेशन में और नेशन से बाहर भी हो सकती है। दिस इज यूज टू कंपेयर रिजल्ट अमॉन्ग दीज, यानी अपने यूनिट्स के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करना इंटरनल बेंचमार्किंग की कैटेगरी में आएगा। इट आइडेंटिफाई द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड शेयर सच रिजल्ट अमॉन्ग द अदर्स टू अचीव द हायर परफॉर्मेंस। हम अपनी 10 यूनिट्स में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी यूनिट का बेहतर परफॉर्मेंस है, उस बेहतर परफॉर्मेंस को हर एक डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे कि जब इन्होंने ये परफॉर्मेंस निकाला तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। एक बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, उस बच्चे के अच्छे मार्क्स की कहीं ना कहीं बाकी सारे बच्चों को भी दिखाना, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दूसरों को मोटिवेट करना है कि देखो जी, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक्सटर्नल और कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की अगर हम बात करें, इट कंपेयर इटसेल्फ विद द कॉम्पिटिटर्स इनसाइड इट्स इंडस्ट्री इटसेल्फ। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग की बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे इट कंपेयर इटसेल्फ विद द कॉम्पिटिटर्स, अपने आप से नहीं, बाहर वालों से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इट ऑल्सो लुक इनसाइड एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री, और इसके लिए हम कई बार अपनी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से बाहर के बारे में भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बाहर के कॉम्पिटिटर से भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फंक्शनल बेंचमार्किंग की बात करेंगे, हियर द फंक्शनल एरिया ऑफ कंपनी इज कंपेयर्ड विद द अदर कंपनीज। यहां पर फंक्शनल एरियाज को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अकाउंट। हम अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने एचआर डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट से कंपेयर करके परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। दैट इज नोन एज फंक्शनल बेंचमार्किंग। जेनरिक बेंचमार्किंग की बात करेंगे, फोकस ऑन एक्सीलेंट वर्क प्रोसेस, यानी कि यहां पर हमारा जो फोकस होता है सिर्फ एक्सीलेंट वर्क प्रोसेस पर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर कंपेयरिंग मार्केटिंग प्रोसेस देन वी आल्सो नोटिस द एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ एचआर एटसेट्रा। दैट मीन्स हम बात करेंगे, अगर हम मार्केटिंग प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहां पर कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे मैनेजमेंट और एचआर कैसा है, क्योंकि मैनेजमेंट और एचआर के बेहतर होने से मार्केटिंग प्रोसेस के बेहतर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो फोकस ऑन एक्सीलेंट वर्क एंड प्रोसेस। एडवांटेज ऑफ बेंचमार्किंग, फायदा क्या है बेंचमार्किंग का, इजी टू अंडरस्टैंड है, यूज समझना आसान है, यूज करना आसान है, लो कॉस्ट लगता है और गेन बहुत ज्यादा होता है। कंपेयर करके हम मोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट निकालते हैं। ब्रिंग इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस और आइडियाज आते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ अदर कंपनीज प्रोसेस, और अदर कंपनीज के प्रोसेस के बारे में आइडिया लगता है, उससे हम कहीं ना कहीं बेहतर प्रोसेस कर पाते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में फैसिलिटेट कोऑपरेशंस बिटवीन टीम एंड यूनिट्स, और
टीम और यूनिट का आपस में एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन भी बढ़ता है। डिसएडवांटेज ऑफ बेंचमार्किंग की बात करें तो रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्किंग पार्टनर, यहां पर यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कंपेयर किसके साथ करें, बेंचमार्किंग किसके साथ करें। जैसे आपके पेरेंट्स ने बेंचमार्किंग आपके किसी ऐसे फ्रेंड के साथ में कर दी जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको देख के आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। लेकिन गलती से पेरेंट्स ने कंपैरिजन किसी ऐसे बच्चे का उठा लिया जो उनकी नजरों में तो बहुत सही है, लेकिन आपको उसकी सारी हकीकत मालूम है, बोला वो बहुत बढ़िया बच्चा है, ऐसे बच्चे जैसे बनो, आपने कहा बहुत बढ़िया है, घर से निकलते सुट्टा लगाता है, कभी कभार चढ़ा भी लेता है, और बाकी सारी चीजें तो पूछो मत, बता ही नहीं सकते हम। तो अगर बेंचमार्किंग उठा के ऐसे पर्सन से कर दिया तो फिर आपका दिमाग खराब भी हो सकता है। तो बेंचमार्किंग पार्टनर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है। डिसएडवांटेज, समटाइम इम्पॉसिबल टू असाइन अ मैट्रिक टू मेजर अ प्रोसेस, और कई बार किसी एक प्रोसेस को मेजर करना ही आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। माइट नीड टू हायर अ कंसल्टेंट, हायर करना पड़ सकता है जिसके लिए ह्यूज पेमेंट करने पड़ सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट कुड बी ह्यूज, ज्यादा हो सकती है इनिशियल कॉस्ट, और साथ ही साथ मैनेजर ऑफन रजिस्ट द चेंजेस। सबको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है अगर उसमें कुछ चेंजेस की बात आई ना तो मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करने वाला। दैट मीन्स दूसरों में, दूसरे एस्पेक्ट्स में चेंज कर दो, लोअर लेवल में कुछ चेंज करना हो वहां कर दो, लेकिन मैनेजमेंट को अगर एक्स्ट्रा कुछ वर्किंग करना पड़ा तो वहां पर समस्या जनरेट हो सकती है। बेंचमार्किंग व्हील की बात करते हैं। फर्स्ट ब्रॉट आउट इन एन आर्टिकल बेंचमार्किंग फॉर क्वालिटी। बेंचमार्किंग व्हील की बात करें तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, बेंचमार्किंग फॉर क्वालिटी के लिए यूज किया गया। 5 स्टेज प्रोसेस होता है। प्लान, फर्स्ट स्टेज होता है प्लान, दूसरा फाइंड, तीसरा कलेक्ट, चौथा एनालाइज और 5 होता है इंप्रूव। तो बेंचमार्किंग व्हील में कितने स्टेज का प्रोसेस होता है कि ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन जाएगा, और उसमें क्या क्या शामिल होता है, प्लान, फाइंड, कलेक्ट, एनालाइज और इंप्रूव। केस स्टडी ऑफ द जीरोक्स प्रोसेस की बात करें, इट इज डन इन द 5 phases and 12 processes. It was created by the CAMP-R. First phase, 5 phases as under planning, analyze, integration और active and maturity. तो that means जीरोक्स प्रोसेस में क्या क्या 5 phases थे, ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। और ये किसने क्रिएट किया, CAMP-R ने ये क्रिएट किया। तो इसके साथ साथ बच्चों यहां पर हमने बेंच मार्किंग से कनेक्टेड सारे मुद्दों को खत्म कर लिया है। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। पॉइंट नंबर 14 तक आपको कोई डाउट हो तो जल्दी से मेरे को बताइए। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करिए, जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करिए। यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करें। चलिए बच्चों,